नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, जैसे-जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हम आपको एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, खास तौर से जो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उनके बारे में डिटेल दे रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। आज हम बात करेंगे गन्नौर की। गन्नौर की सीट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर कुलदीप शर्मा जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। इस बार भी उन्हें गन्नौर से सीट मिलने की उम्मीद है। बीच में चर्चाएं थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों एक मीटिंग हुई जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा। अगर आप जाएंगे भी तो मैं हाथ पकड़ के खींच के वापस ले आऊंगा। तो इन सब चीजों में क्या स्थिति बन रही है, किसको क्या टिकट मिल रही है, गन्नौर से कौन जीतने की स्थिति में है। दरअसल पिछली बार यहाँ पर बीजेपी जीत गई थी। बीजेपी की कैंडिडेट थी निर्मला रानी और वो जीत गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके परिवार पर भितरघात का आरोप भी लगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, कुलदीप शर्मा को लेकर भी, और अन्य प्रत्याशियों को लेकर भी, निर्मल रानी को लेकर भी। इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेषज्ञ जोगिंदर कथुरिया जी, जो एक सीट पर अपनी नजर रखते हैं और पूरा विस्तार से इतिहास के साथ आपको विवरण बताने की क्षमता रखते हैं। उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस सीट के बारे में कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं वो। जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कमलकांत सर। मैं सबसे पहले तो अपने जो दर्शक हैं, उन सबको गन्नौर जो विधानसभा है, यहाँ का जातीय समीकरण बताना चाहूँगा। यहाँ लगभग 55% जनरल जाति का वोट है, 28% ओबीसी जाति का वोट है और 17% एससी कैटेगरी का वोट है। जनरल जाति में सबसे ज्यादा यहाँ पर 30% जाट मतदाता हैं और लगभग 11% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। और यदि ब्राह्मण और त्यागी को मिला दिया जाए तो लगभग ये आंकड़ा 15% हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर 3.5% मुस्लिम मतदाता और 1% जनरल जाति में राजपूत मतदाता भी हैं। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 5% कश्यप, 3% कुम्हार, 3% लुहार, 2% नाई और 2% सैनी मतदाता भी हैं। यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें 17% में आधे से ज्यादा 9% रविदासिया समाज के वोट हैं, 4.8% यहाँ वाल्मीकि समाज के और 3.5% यहाँ धानक समाज के मतदाता हैं। यदि यहाँ के राजनीतिक घरानों की बात करें तो यहाँ पर चौधरी लहरी सिंह जो 1946 में पहली बार विधायक चुने गए थे, उनका राजनीतिक विरासत उनके भतीजे राजेंद्र सिंह मलिक ने संभाली। फिर उसके बाद वो राजनीतिक विरासत उनके बेटे जितेंद्र मलिक, जो कि पूर्व में गन्नौर जो कैलाना विधानसभा थी, कैलाना से विधायक भी चुने गए और सोनीपत के लोकसभा में सांसद भी बने 2009 में। यदि मैं यहाँ दूसरे राजनीतिक घराने की बात करूं तो यहाँ राजनीतिक घराने के तौर पर पंडित चिरंजी लाल के सुपुत्र यहाँ कुलदीप शर्मा 2009 और 2014 में विधायक चुने गए और 2019 में निर्मल रानी जो कि वर्तमान में यहाँ पर विधायक हैं, उनसे अच्छे मार्जिन से लगभग 8% के मार्जिन से चुनाव हार गए। यदि मैं अब निर्मल रानी जो सिटिंग एमएलए हैं इनकी बात करता हूं तो निर्मल रानी ने 2009 में पहला चुनाव हजका पार्टी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की पार्टी होती थी उससे चुनाव लड़ा और वो तीसरे स्थान पर रही थी। 2014 में उन्होंने आईएनआईडी की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो दूसरे स्थान पर रही। 2019 में उन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती। उन्होंने
कांग्रेस के एक दिग्गज चेहरे, पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे, 3 बार सुषमा स्वराज को करनाल लोकसभा सीट पर पटकनी दे चुके पंडित चिरंजी लाल के सुपुत्र कुलदीप शर्मा को पटकनी देने में कामयाब रही निर्मल रानी, और 2019 में यहाँ उलटफेर करते हुए उन्होंने कुलदीप शर्मा को ये चुनाव हराया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करता हूं तो यहाँ पर निर्मल रानी के पति की जो एक ऑडियो वायरल हुई, हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वो ऑडियो सच्ची थी या झूठी थी, परंतु जो वर्तमान में अब भाजपा के अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली और उस समय लोकसभा के प्रत्याशी थे सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने आरोप लगाए थे निर्मल रानी और पूर्व में सांसद रमेश कौशिक पर कि इन्होंने भीतरघात करके मुझे चुनाव में धूल चटाने का काम किया है, भीतरघात किया है। उन्होंने ऐसे आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लगाए थे। अब मैं एक और चेहरे की एंट्री करवा रहा हूं। 1996 में यहां से जो सोनीपत के 2 बार के पूर्व सांसद और पूर्व में मंत्री रहे रमेश कौशिक भी यहाँ से विधायक चुने गए थे और वो बंसीलाल सरकार में मंत्री भी बने थे। 2005 में उन्होंने अपनी शायद विधानसभा चेंज कर ली थी और वो राय विधानसभा से विधायक चुने गए थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में शामिल भी थे। यहाँ के राजनीतिक घरानों की बात करूं तो 1977 और 1991 में यहाँ पर शांति राठी विधायक चुनी गई और वो हरियाणा सरकार में मंत्री बनने में भी कामयाब रही। उनकी शुरुआत भी एक जो अध्यापक आंदोलन था जोगिंदर जी, हम उससे हुई ज्यादा थी। पीछे नहीं जाते हैं क्योंकि स्थिति करंट की है। अभी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के मुख्य दावेदार यहाँ पर कौन कौन हैं, और फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, जी कुलदीप शर्मा जी को भूपेंद्र हुड्डा का करीबी माना जाता है। वो लोकसभा का चुनाव सोनीपत या करनाल से लड़ना चाहते थे, हालांकि पीछे उनकी कोई नाराजगी भी नजर आई, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें मनाने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने हर हाल में कुलदीप शर्मा को गन्नौर से विधानसभा चुनाव लड़वाने का प्रयास करेंगे। यदि थोड़ा बहुत फेरबदल होता है तो जितेंद्र मलिक कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो पूर्व में भी कांग्रेस के ही नेता रहे हैं। 2016 में उन्होंने वापसी कर ली थी कांग्रेस में। एक बार उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और भाजपा की टिकट पर 2014 में चुनाव लड़े थे, तब वो तीसरे स्थान पर रहे थे जितेंद्र मलिक। लेकिन उस दौरान उनको वोट काफी अच्छे आए थे, हाँ जी, जितेंद्र मलिक को उनके वोट परिवार अच्छे से थे। उनके पिताजी राजेंद्र सिंह मलिक मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। उनके दादाजी चौधरी लहरी सिंह जी बहुत पुराने समय में विधायक होते थे। जी, तो ये तो कांग्रेस की स्थिति हो गई कि कांग्रेस के वहां कम से कम दो दावेदार तो स्पष्ट रूप से दिखते हैं। एक कुलदीप शर्मा और दूसरे हैं जितेंद्र मलिक, जिनका पीछे काफी अच्छा जीतने का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अब बीजेपी में क्योंकि निर्मल रानी के साथ एक प्रॉब्लम हो गई, आरोप भी लगे और वो ऑडियो बड़ा वायरल भी हुआ था, और उसमें अगर वो सही है वीडियो तो उसमें तो साफ साफ दिख रहा था कि हराने की कोशिश हो रही है मोहनलाल बडोली को। तो वहां अब आपको क्या स्थिति लगती है कि देखो, निर्मल रानी को टिकट मिल उस सकता ऑडियो है, में क्या तो है? उनकी जो करीबी है वो कांग्रेस से ज्यादा दिखाई दे रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो टिकट कंफर्म होने का दावा कर रहे थे, परंतु मुझे लगता है कि निर्मल रानी ने अभी तक भाजपा छोड़ी नहीं है और अभी तक वो कांग्रेस में आई नहीं है। तो ये हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी यदि हम उनकी कांग्रेस की टिकट की चर्चा करें। हाँ, या भाजपा में मुझे उनकी टिकट कटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा बड़ी ही अनुशासनात्मक पार्टी है
और यदि इस तरह का कोई भीतरघात करता है तो मुझे लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं निर्मल रानी की टिकट काटकर और मोहनलाल बड़ौली और मनोहर लाल खट्टर दोनों ही के बहुत ही करीबी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देवेंद्र कादियान, उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का भी मन था, परंतु भाजपा हाईकमान ने उन पर विश्वास नहीं जताया। मुझे लगता है मोहनलाल बड़ौली और मनोहर लाल खट्टर दोनों ही देवेंद्र कादियान को मैदान में उतारना चाहेंगे। तो आपके अनुसार काद्यान जी जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और निर्मल रानी का टिकट वहां कटता हुआ दिख रहा है। एक तीसरे पक्ष की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो देखा कि यहाँ पर जेजेपी के भी पिछली बार अच्छे वोट थे, अच्छे वोट इन द सेंस 8-9 हजार के आसपास वोट थे। इससे पहले मुझे लगता है 5.5% के करीब वोट्स मिले थे। जेजेपी तीसरे स्थान पर रही थी 2019 में और जेजेपी का जनाधार बहुत डाउन चला गया है। इस बार जेजेपी मुझे 1 से 1.5% पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी का जो ये 4 से 4.5% हिस्सा वो किस पार्टी की ओर खिसकेगा, वो इनेलो उस पर काबू करती है या वो हिस्सा कांग्रेस की तरफ जाता है, ये भी देखने की बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर यदि जितेंद्र मलिक को कांग्रेस टिकट नहीं थमाती है तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में भी उतर सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी 1982 में यहाँ से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। तब कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काटी थी, तब उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। जी, मेरा सवाल ये था, एक तो जेजेपी का मेरा ये कहना था कि जो थर्ड फ्रंट है, एक तरह से जिसको मान लिया जाए, उस थर्ड फ्रंट में मैं अभी आईएनएलडी को भी शामिल कर रहा हूँ और बीजेपी को भी एक देख रहा हूँ थर्ड फ्रंट बी के रूप में। तो जेजेपी की तो बहुत अच्छी स्थिति अब हरियाणा में मतों को लेकर नहीं है। तो क्या आईएनएलडी के भी पीछे अच्छे वोट आते रहे हैं? निर्मल रानी ही आईएनएलडी के टिकट पर लड़ी थी और अच्छे वोट लेकर आई थी। और क्या ये जो कॉम्बिनेशन उनका बना है आईएनएलडी का, और क्योंकि यहाँ पर जाट मतदाता भी अच्छी संख्या में है, तो क्या आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट कोई अच्छा खासा वोट लेने की यहाँ क्षमता रखता है? बिल्कुल, थर्ड फ्रंट आज की डेट में लगभग 5% के करीब मत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आईएनएलडी से यदि कोई स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी, जैसे यहाँ पर त्यागी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, तो किस कोई पहले भी त्यागी समाज से यहाँ पर चुनाव लड़ते आए हैं नेता और अच्छे खासे मत प्राप्त करते आए हैं। यदि आईएनएलडी किसी त्यागी नेता पर दांव खेलती है या फिर कांग्रेस या भाजपा के किसी दागी बागी चेहरे पर दांव खेलती है, तो मुझे लगता है कि वहां भी अच्छे खासे वोट प्राप्त करने की संभावना बन सकती है आईएनएलडी की। अगर मान लीजिए हम वहाँ कांग्रेस के दो मुख्य चेहरों की बात कर रहे हैं, एक कुलदीप शर्मा की, एक जितेंद्र मलिक की। तो अगर जितेंद्र मलिक को टिकट नहीं मिलता है, जिसकी संभावना ज्यादा लगती है क्योंकि इस सीट पर कुलदीप शर्मा को टिकट मिलने की संभावना ज्यादा है, तो क्या जितेंद्र मलिक भी आईएनएलडी की तरफ रुख कर सकते हैं और एक अच्छा मजबूत चेहरा होने के कारण जितेंद्र अच्छे मलिक वोट हासिल करेंगे? आईएनएलडी की टिकट से चुनाव लड़ने की संभावना कम है। जितेंद्र मलिक आईएनएलडी की बजाय मुझे लगता है इंडिपेंडेंट चुनाव, क्योंकि पहले भी वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं, मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है बजाय कि आईएनएलडी की टिकट पर। हाँ, आईएनएलडी शायद उनकी सपोर्ट कर भी सकती है, परंतु आईएनएलडी की तरफ से चेहरा जितेंद्र मलिक हो, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। कोई कारण इसका विशेष कारण? क्योंकि वो जितेंद्र मलिक पहले भी पार्टियां चेंज कर चुके हैं, कांग्रेस, बीजेपी, फिर कांग्रेस। अब उनको अगर एमएलए बनना है और आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन है, दलित वोट भी मिलता है उससे, देखो, बीएसपी का जो अपना। जितेंद्र मलिक की विचारधारा है, पूरे परिवार की विचारधारा ज्यादा कांग्रेस से संबंधित रही है और मुझे लगता है यदि निर्मल रानी की टिकट कटती है तो आईएनएलडी की टिकट पर निर्मल रानी
चुनावी मैदान में आ जाएं, क्योंकि वो उनकी पुरानी प्रत्याशी भी रही हैं, तो इसमें अचरज नहीं करना होगा। तो मतलब आईएनएलडी के पास एक वहां पर बागी विधायक जो है वो मौजूद है, और वो इस चुनाव को, गन्नौर के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की क्षमता रखता है। ज्यादा संभावना या द्विकोणीय ही चुनाव की रहेगी कांग्रेस और भाजपा में, या 80% से ज्यादा, लगभग 85% वोट बटता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो पहले के चुनावों में भी बटता रहा है। जी, मतलब पिछले चुनाव में एक चुनाव में मैं देख रहा था डाटा, तो तीसरे प्रत्याशी को भी अच्छे खासे वोट मिले थे। एक बार जितेंद्र मलिक तीसरे नंबर पर थे और उनको 30,000 के करीब वोट मिले थे। तो तब वो भाजपा की टिकट पर 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, जब वो जी तीसरे स्थान पर रहे थे। तो जी भाजपा का हर विधानसभा में अपना एक वोट बैंक बन चुका है। जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्या इन तीन फ्रंट की हम जो बात कर रहे हैं, तीन हिस्से तो हैं ही, आईएनएलडी के प्रति लोगों का, जाट समुदाय का रुझान है ही, ऐसा नहीं है, काफी सीटों पर है, तो किस सीट पर क्या परिस्थिति बनती है। क्या आप आम आदमी पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ने की अभी तैयारी कर रही है, क्या आप उसका भी वोट देखते हैं कहीं पर हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपना वोट बैंक हर विधानसभा में जोड़ा है, परंतु जब चुनाव होते हैं, आज की जनता बहुत समझदार हो गई है। वो या तो जिताऊ प्रत्याशी या दूसरे स्थान के प्रत्याशी की तरफ ज्यादा जाते हैं। आई जो आम आदमी पार्टी को तो केवल उनके वर्कर्स और उनके परिवारों का वोट ही मिल पा रहा है, और वो इतना बड़ा अभी संगठन नहीं बन पाया हरियाणा में, कंपैरेटिवली दिल्ली और पंजाब। तो इसलिए अभी आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान, चौथे स्थान के लिए लड़ाई लड़ेगी आईएनएलडी जेजेपी से। जी, तो अभी आप मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आपको क्या बिल्कुल। परिस्थिति बनती हुई लग रही है, अगर हम कैंडिडेट का नाम ना भी लें, और अगर ये मान लें कि कांग्रेस एक ब्राह्मण चेहरे को उतारेगी मैदान में और बीजेपी एक जाट चेहरे को उतारेगी मैदान में, तो चुनावी स्थिति क्या बनती हुई लग रही है? क्या चुनावी समीकरण देखिए, आपकी समझ में आ रहा है? कुलदीप शर्मा पहले भी यहाँ से विधायक बनते आए हैं, केवल पिछली बार यहाँ से चुनाव हार गए थे। पिछली बार भाजपा का 75 पार का नारा था, लोग इस बात में, इस नारे के साथ बह गए थे, परंतु इस बार जो ग्राउंड पर हवा बनती हुई वो कांग्रेस की दिखाई दे रही है, और जो लोगों की जबान पर एक ही बात अब दिखाई देती है कि जो सरकार तो वो कांग्रेस की आ रही है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अधिक सीटों पर यहाँ कांग्रेस ने बढ़त बनाई, और लोगों का ये भी मानना है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर ने लोकसभा चुनावों में काम किया, बजाय कि विधानसभा चुनावों में ऐसा कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। लोग यहाँ पर हरियाणा सरकार से, भाजपा की एंटी इनकमेंसी से तंग नजर आ रहे हैं। जो भाजपा की पॉलिसीज थी वो लोगों को काफी दुखी किए हुए हैं। जी, तो साथियों, ये था गन्नौर का विश्लेषण। तो गन्नौर की ये स्थिति है। कांग्रेस जो है वो उसको बढ़त नजर आती है, हालांकि बीजेपी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। पिछले दिनों में उन्होंने ओबीसी कार्ड खेला। अगर बीजेपी का ओबीसी कार्ड कामयाब नहीं होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के आगे रहने की, या काफी आगे रहने की संभावना है। लेकिन अगर बीजेपी का ओबीसी कार्ड वर्क कर जाता है, क्योंकि ओबीसी प्रदेश में बड़ी संख्या में है, 30 से 35% के बीच में ओबीसी बताए जाते हैं, और ये फैक्टर अगर काम कर लेता है, बीजेपी किसी तरह से इस फैक्टर को अपने साथ ले आती है, क्योंकि प्रदेश में पहली बार एक ओबीसी समुदाय का व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बना है, और ये एक ओबीसी समुदाय के लिए एक पॉलिटिकल एक कंसोलिडेशन की बात है, या पॉलिटिकली कि हमारा भी व्यक्ति है, जो ये सेंस है, ये अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से
यहाँ संघर्ष की संभावना पैदा होती है। इस अंक में इतना ही। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मित्रों से भी करवाइए। नमस्कार, अगले अंक में फिर मिलते हैं। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।